Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about outriggers. Okay, फिगर से ही देख करके आपको लग रहा है कि outriggers क्या होता है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करके करेंगे कि outriggers क्या चीज़ होती है और किस जगह पे प्रोवाइड की जाती है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू प्रोवाइड outriggers एंड व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ outriggers स्ट्रक्चरल सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन। ओके, तो देखो सबसे पहले outriggers जो होती है, ठीक है, ये जनरली जो प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है कहाँ, जहाँ पर मैकेनिकल फ्लोर है, यहाँ पे जहाँ पर रिफ्यूज़ फ्लोर है। अब मैकेनिकल फ्लोर या रिफ्यूज़ फ्लोर क्या होता है, उस जगह पर जहाँ पर हैबिचुअल नहीं, मतलब लोग रहेंगे नहीं उस जगह पर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ फ्लोर कहा जाता है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर्स को आप देखो, इस स्ट्रक्चर्स में देखो हमने ये जो है रेड, यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, तो outriggers प्रोवाइड किया है। ये जो रेड देख रहे हो ना, इस जगह पर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है, तो outriggers प्रोवाइड किया है। क्लियर? तो outriggers उसी जगह पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिस जगह पर रिफ्यूज़ एरिया है या कोई मैकेनिकल एरिया है, मतलब उस जगह पे लोग रहेंगे नहीं, ठीक है ना। उसको एक अदर बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ टैंक वूंक बना करके रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग रहेंगे नहीं, तो उसी जगह पे हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं outriggers। अब outriggers जनरली जो होती है वो क्या होती है, तो वो एक ब्रेसिंग होती है। outriggers जो होती है वो एक ब्रेसिंग होती है, ठीक है ना, स्टील ब्रेसिंग होती है। अब ये ट्रस के रूप में भी हो सकता है, ओके, ये बीम के रूप में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसे, एंड इसे हम लोग वाल के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जनरली ये जो outriggers होती है वो एक स्टील का मटेरियल होता है, ठीक है। इसे हम लोग ट्रस के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बीम के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वाल के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये है outriggers, आपने देखो ये इसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हो कि ये क्या है। आप मतलब एयरपोर्ट भी आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो outriggers प्रोवाइड किया जाता है। देखो ये क्या है, ये एक ट्रस outriggers है। ये क्या है, तो ये एक ट्रस outriggers है, ठीक है। मतलब इस जगह पर देखो, इस जगह पे कोई रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। तो outriggers उसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे रिफ्यूज़ एरिया, मतलब वो एरिया यूज़ में नहीं आएगा, तो उस जगह पे हम लोग outriggers प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? या कोई मैकेनिकल एरिया है तो उस जगह पे हम लोग outriggers प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किस कंडीशंस में हम लोग outriggers प्रोवाइड करते हैं, इन विच कंडीशंस being a structural engineer you can provide the outriggers. It is not necessary that in each and every structures you have to provide the outriggers. Okay, there are some criteria, so now we will discuss about that. Okay, so firstly, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर्स में outriggers को एनालिसिस करोगे तो इसमें जो हम लोग मॉडल करते हैं तो इट इज़ मॉडल्ड लाइक ए शेयर वाल। इसे जो हम लोग मॉडल करेंगे ना, तो इसे हम लोग शेयर वाल की तरह मॉडल करेंगे, बट इट एक्ट्स एज ए बीम, ये बीम की तरह एक्ट करता है। ओके, एंड किस कंडीशंस में करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कंडीशंस। ओके, तो देखो कंडीशंस ये होती है कि जब हम स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसमें मॉडल एनालिसिस में जाते हैं। आपको पता ही होगा कि हम लोग मॉडल एनालिसिस में जाके चेक करते हैं। ओके, मॉडल एनालिसिस में हम लोग मोड 1 में चेक करते हैं क्या चीज़, तो मोड 1 में हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर। आपको पता ही है इसकी फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, तो वो होता 0.1 इंटू एन। ये एन क्या है, तो ये नंबर ऑफ फ्लोर है, मतलब कितने फ्लोर की आप बिल्डिंग बना रहे हो। ओके, तो जब मॉडल एनालिसिस में ये टाइम पीरियड की वैल्यू अप्रॉक्स 15 सेकंड आ जाती है किसी स्ट्रक्चर्स में, मतलब किसी भी हालत में हर कुछ कर रहे हो आप, स्टिफनेस को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उसके बाद भी मतलब एक 15 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है ना। मतलब जब इफ़ यू आर गेटिंग टाइम पीरियड इज़ वेरी हाई लाइक 15 सेकंड, सो इन दैट केस यू कैन प्रोवाइड द outriggers। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये बिल्डिंग आपकी है, इस बिल्डिंग की जब मैं एनालिसिस किया
तो एनालिसिस करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो टाइम पीरियड आ रही है वो 15 सेकंड से कम आ ही नहीं रही किसी सिचुएशंस में नहीं। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे देखो हमने आउटरिगर्स प्रोवाइड किया, ये वाल की तरह है आउटरिगर्स। यहाँ पे भी देख लो, ये भी प्रोवाइड किया हमने, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जिस स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करने के बाद उसकी टाइम पीरियड 15 सेकंड से अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड आ रही है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड जनरली जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होनी चाहिए हम लोग कंसीडर करते हैं 4 to 4.5 सेकंड। उससे ज़्यादा बिल्डिंग की टाइम पीरियड को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब आप मोड एनालिसिस में चेक करोगे एनालिसिस करने के बाद, तो मोड 1 में जो हम लोग चेक करते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू, वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा 4 4.5 से 5 सेकंड लेकर चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा आता है, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा आता है इन केस, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशंस में ये स्टिफनेस की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कम करते हैं। लेकिन अगर टाइम पीरियड को आपको कम करना है तो स्टिफनेस की वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा। स्टिफनेस मतलब कॉलम की साइज़, बीम की साइज़, शेयर वाल की साइज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये करने के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारी टाइम पीरियड मतलब 14 to 15 सेकंड मतलब ज़्यादा आ रही है। तो उस कंडीशंस में हमारे पास लास्ट जो प्रोविज़न होता है वो क्या होता है कि वी कैन प्रोवाइड द आउटरिगर्स। ओके, अब आउटरिगर्स प्रोवाइड करने का बेनिफिट्स क्या है ये हम लोग देखते हैं। ओके, देखो आउटरिगर्स प्रोवाइड करने का बेनिफिट्स एक ये है, बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं। ओके, बेनिफिट्स टू प्रोवाइड आउटरिगर्स, बेनिफिट्स टू प्रोवाइड आउटरिगर्स। अब आउटरिगर्स प्रोवाइड करने की बेनिफिट्स क्या है, तो पहली बेनिफिट्स ये है कि ये रिड्यूस करता है क्या चीज़, तो ये रिड्यूस करता है ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग मोमेंट मतलब स्ट्रक्चर जो ओवर टर्न होगा तो ओवर टर्निंग मोमेंट कितना रिड्यूस कर देगा ये, तो ये 40% रिड्यूस कर देता है। सोच लो, जब हम लोग मॉडर्न एनालिसिस में मोड 1 में हम लोग जाते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ चेक करते हैं। एक तो हम लोग फर्स्ट में टाइम पीरियड चेक करेंगे, ओके। फिर इसी में हम लोग क्या चेक करते हैं, तो इसमें हम लोग UX एंड UI की वैल्यू चेक करते हैं, जो कि दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, तो ये 50% से ज़्यादा आनी चाहिए। और इसी मोड 1 में हम लोग चेक करते हैं क्या चीज़, RZ क्या होता है, रोटेशन होता है, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की रोटेट, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं कि रोटेट कर जाएगा स्ट्रक्चर्स, तो RZ की वैल्यू एनी हो क्या होनी चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन 7%, ठीक है। आप किसी स्ट्रक्चर्स में हर तरह से आप उसके एनालिसिस कर रहे हो, हर कुछ, कभी टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बहुत सारी मतलब क्रीप एनालिसिस आपने हर कुछ प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद भी रोटेशंस में कमी नहीं आ रही है, रोटेशंस आपकी आ रही है 14%, 15% लाइक दैट, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर द आउटरिगर्स, क्योंकि ये क्या करता है कि रिड्यूस कर देगा ओवर टर्निंग मोमेंट बाई 40%, मतलब स्ट्रक्चर की ओवर टर्निंग मोमेंट को ये रिड्यूस कर देता है, 40% रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेजेस होती है आउटरिगर्स प्रोवाइड करने की। सेकंड एडवांटेजेस इसकी क्या है, तो ये रिड्यूस करता है आपकी, ये रिड्यूस करता है ओवरऑल ड्रिफ्ट, ओवरऑल ड्रिफ्ट ऑफ द बिल्डिंग, ओवरऑल ड्रिफ्ट ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग लैटरल लोड एक्शन, ड्यूरिंग लैटरल लोड एक्शंस। अब इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लो। देखो इसका मतलब ये है कि ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है इट इज़ ए लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी एक ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर्स है, तो इस पर हमें पता है कि विंड लोड या अर्थ को एक लोड होती है, वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टली एक्ट होती है स्ट्रक्चर्स पे, इस तरह से एक्ट होगी, ऐसे ना एक्ट होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट क्या होती है, इट इज़ ए लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फ्लोर टू अदर फ्लोर। जब यहाँ पर अर्थ को एक लोड या विंड लोड एक्ट होती है तो ये फ्लोर क्या होगी, ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम ड्रिफ्ट रेशियो 0.004 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर की,
ओके, तो ये क्या करेगा कि ये रिड्यूस कर देगा जो जो ड्रिफ्ट रेशियो है। अब जैसे कभी हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट रेशियो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 आ रहा है, अब एनी हाउ होनी चाहिए कितना 0.004, अब किसी भी हालत में ये रिड्यूस हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशंस में भी हम लोग वी कैन गो फॉर द आउटरिगर्स। ओके, तो ये रिड्यूस करता है ओवरऑल ड्रिफ्ट ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग लैटरल लोड एक्शंस। लैटरल लोड क्या है? लैटरल लोड इज ए अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर पे एक्ट होती है। तो उसी की वजह से क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है, मतलब देयर इज ए लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट टू वन फ्लोर टू अदर फ्लोर। तो उस कंडीशंस में स्ट्रक्चर की जो ड्रिफ्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट रेशियो होनी चाहिए, वो 0.004 होनी चाहिए। लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस करने के बाद स्ट्रक्चर्स की किसी भी हालत में 0.004 आ ही नहीं रही है, तो उस कंडीशंस में वी कैन गो फॉर द आउटरिगर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है? तो ये जनरली प्रोवाइड करता है, मतलब जब भी हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड लैटरल स्टिफनेस, लैटरल स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर की लैटरल स्टिफनेस और स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये एक एडवांटेजेस होती है आपकी। बेनिफिट्स टू प्रोवाइड आउटरिगर्स। क्लियर? तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह आउटरिगर्स आप प्रोवाइड करो। तो उसके लिए अब आपके पास बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपके पास एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग आई। ओके, आर्किटेक्चरल ड्राइंग आपके पास आ गई, तो आपने एनालिसिस इसकी की, डिज़ाइन की, उसके बाद फिर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि वी कैन प्रोवाइड द आउटरिगर्स। सो उससे पहले यू हैव टू डिस्कस विद द आर्किटेक्ट एंड क्लाइंट्स टू प्रोवाइड आउटरिगर्स। मतलब आपको आर्किटेक्ट से भी एंड क्लाइंट से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि मैं इस जगह पर हम लोग मतलब लास्ट कंडीशन है कि इस जगह पे हमें आउटरिगर्स प्रोवाइड करना ही करना है स्ट्रक्चर्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्लाइंट एंड आर्किटेक्चर से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप आउटरिगर्स प्रोवाइड करोगे वहाँ पे मूवमेंट ये सब नहीं होगी, कि वो जगह पूरी तरह से क्या हो जाएगी? रिफ्यूज़ एरिया हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स में, देखो ये एरिया अब इस जगह पे प्रोवाइड की गई है, तो इस जगह पे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो इसके लिए अब जैसे यहाँ पर हमने ये बिल्डिंग दिया, अब ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग देख सकते हो, तो देखो इस जगह पर किसी भी हालत में इस जगह पर लोग नहीं रह सकते। इस फ्लोर पर देख रहे हो ना, इस फ्लोर पर लोग नहीं रह सकते हैं, या इस फ्लोर के इधर एरिया में, मतलब यहाँ पर एक रिफ्यूज़ एरिया हो गई है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चर से एंड क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है? अब एक चीज़ और भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जब आप आउटरिगर्स को प्रोवाइड कर रहे हो स्ट्रक्चर्स में, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है? तो देखो फिगर ही से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उस कंडीशंस में क्या करना है कि इन केस अगर आप ये एक ये लो, ये वाली, ठीक है, इस फ्लोर पर आपने आउटरिगर्स प्रोवाइड किया, तो उस कंडीशंस में इसके अपर फ्लोर एंड इसके लोअर फ्लोर को जो आपको एनालिसिस एंड डिज़ाइन करनी है, वो क्या करना है? लाइक ए सॉफ्ट स्टोरी, लाइक ए सॉफ्ट स्टोरी। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि सॉफ्ट स्टोरी क्या होता है। लेकिन जब भी, क्योंकि सॉफ्ट स्टोरी बहुत बड़ा है, आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, ऐसे छोटा से नहीं इसमें। ठीक है ना? उसमें क्या होती है कि स्टिफनेस का बहुत ज़्यादा ही होता है उसमें। तो अगर आप आउटरिगर्स प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी फ्लोर पर, तो उसके अपर फ्लोर और उसके लोअर फ्लोर को जो एनालिसिस करनी है और डिज़ाइन करनी है, वो एज ए सॉफ्ट स्टोरी के रूप में आपको डिज़ाइन करना है, एनालिसिस करनी है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं, एक सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ये है, देखो कि परफॉर्मेंस ऑफ आउटरिगर्स, परफॉर्मेंस ऑफ आउटरिगर्स स्ट्रक्चरल
आउटरिगर्स स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब जो भी आउटरिगर प्रोवाइड कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है पहली किस पर, तो वो करेगी आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है परफॉर्मेंस इस आउटरिगर्स स्ट्रक्चरल सिस्टम की। ओके, एंड सेकंड ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ आउटरिगर, डेप्थ ऑफ आउटरिगर्स मेंबर्स, मतलब जो मेंबर आप प्रोवाइड कर रहे हो आउटरिगर्स की उसकी डेप्थ पे भी। देखो जैसे ये, अब जैसे ये हमने प्रोवाइड किया, ये सब प्रोवाइड किया है, तो इसकी डेप्थ पे भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस आउटरिगर सिस्टम की। ठीक है, कि मटेरियल की जो डेप्थ आप प्रोवाइड कर रहे हो कितनी कर रहे हो। ओके, एंड देन ये डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल पर भी, प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल। ओके, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल क्या है, तो देखो यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पे ये मैंने आउटरिगर्स प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो ये आउटरिगर्स किससे कनेक्टेड है, ये आरसीसी वाल से है, तो ये आरसीसी वाल जो है वो क्या है, एक प्राइमरी मटेरियल हो गई ना, क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो आउटरिगर जिससे भी कनेक्ट होगा तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर मटेरियल हो गया। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो उस जगह पर जिसमें आउटरिगर्स आप कनेक्ट कर रहे हो, उस पर भी उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ कर लिए और करने के बाद आपने आउटरिगर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो इसकी मतलब इसकी परफॉर्मेंस आउटरिगर्स की सही नहीं रहेगी होगी। ठीक है ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, तो वो उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, एंड नेक्स्ट ये डिपेंड करता है क्या, द नंबर ऑफ फुल लेवल्स ऑफ आउटरिगर्स, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ आउटरिगर्स प्रोवाइडेड। ओके, मतलब कितने लेवल पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम देखो प्रोवाइड किया है ना, कितने लेवल पे आप आउटरिगर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटरिगर्स क्या होती है। ठीक है, आउटरिगर्स जनरली जो होती है वो एक ब्रेसिंग सिस्टम होती है एंड इट कैन बी प्रोवाइड लाइक ए ट्रस, बीम एंड वाल। ओके, तो आई होप आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताना। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप आउटरिगर्स को एनालिसिस करोगे तो उसमें हमें स्टिफनेस मॉडिफिकेशंस फैक्टर हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जब स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी आप आउटरिगर्स प्रोवाइड करोगे तो उसे आपको एनालिसिस करने में स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको प्रोवाइड करना ही करना है। SMF क्या होता है मैंने आपको बता दिया अपने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। इट इज़ ए क्रैक्ड मोमेंट, मतलब स्ट्रक्चर्स को आपको प्रोवाइड करना है कि इतना % क्रैकिंग होगा, उसके बाद भी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबल होगी। तो उसके लिए हमें सर्विस क्रैक भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेंथ क्रैक भी करेंगे। ओके, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे जो मैं वैल्यू आपको दे रहा हूँ, ये वैल्यू को आपको देखना है। ठीक है, इससे जब स्टिफनेस मॉडिफिकेशंस फैक्टर में आपको ये करोगे SMF, तो इसमें दो तरह का आपको एनालिसिस करनी है इसकी। इससे आपको एक करना है आपको क्या, तो सर्विस क्रैक में आपको इसको एनालिसिस करनी है, और सेकंड स्ट्रेंथ क्रैक्ड में। ठीक है ना, दोनों में। अब देखो SMF किस जगह पे प्रोवाइड की जाती है, तो जिस स्ट्रक्चर में भी अर्थक्वेक लोड आप अप्लाई कर रहे हो तो उस जगह पर आपको SMF प्रोवाइड करना है। अब जिस जगह पर आप आउटरिगर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जब आउटरिगर्स आप प्रोवाइड करो तो वहाँ पे आप अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर ही रहे हो, तो उस जगह पे हमें उसकी जो एनालिसिस करनी है वो स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर में करनी है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को सर्विस क्रैक में भी लेकर के
उसकी एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेंथ क्रैक में भी करेंगे। अब सर्विस क्रैक में जो हम लोग उसकी चेक करते हैं वो करते हैं क्या चीज़, तो मैक्सिमम स्टोरेज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। फिर हम लोग इसमें चेक करते हैं क्या, ड्रिफ्ट रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर इसी में सर्विसी क्रैक में जो है वाइब्रेशन एनालिसिस भी आ जाती है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। स्ट्रेंथ क्रैक में जाओगे तो उसमें हम लोग सॉफ्ट स्टोरी चेक करेंगे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है ना। फिर टॉर्शनल इरेगुलरिटी चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर टॉर्शनल इरेगुलर है कि नहीं, उसके कंडीशंस में चेक करते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया होती है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया अच्छी तरह से, आप चाहोगे तो उसको भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा SMF एक फिर से यहाँ पे बता जाऊँ, ठीक है। बस मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ आपको कि जब भी सर्विस क्रैक्ड में और स्ट्रेंथ क्रैक्ड में क्या वैल्यू लेनी है, किसके लिए, तो ये आउटरिगर्स के लिए। तो यहाँ पर आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पर F11 आएगा, ठीक है ना। ये एक मेम्ब्रेन है, तो इसमें वैल्यू लेनी है 1.0। F22 इसमें भी वैल्यू लेनी है। F11 F22 क्या हो, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और इन द प्लेन है, ठीक है ना, ठीक है। एंड F12 इसमें भी वैल्यू आपकी 1 लेके चलनी है। फिर आप देखोगे तो आएगा M11। M11 क्या है, तो ये बेंडिंग है। M11 M22 इसे भी 1 एंड M12 तो इसे भी 1 लेके चलना। फिर इसी में आप देखोगे तो शेयर की वैल्यू आएगी V13 तो 1.0 एंड V23 सॉरी इसकी वैल्यू पे 1.0। तो ये तीन जो है आपकी, ये तीन जो है वो क्या है, तो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ओके। ये तीन आपकी बेंडिंग मोमेंट एंड ये आपकी शेयर है, ओके। ये है सर्विस क्रैक के लिए। इसी से आप अगर स्ट्रेंथ क्रैक का करोगे तो स्ट्रेंथ क्रैक में जो F11 की जगह पर, यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ F11, तो इसकी जगह पे आपको प्रोवाइड करनी है कितनी, 0.35। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, 0.3 का मतलब 5 है, मतलब 35% आप स्टिफनेस रख रहे हो एंड 65% आप अलाउ कर रहे हो क्रैकिंग स्ट्रक्चर में। उसके बाद एनालिसिस कर रहे हो कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो स्ट्रक्चर मेरी स्टेबल रहे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग स्टिफनेस मॉडिफिकेशन फैक्टर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स में। मतलब इट इज़ SMF इज़ जनरली ए क्रैक्ड मोमेंट, ठीक है। ये सिंपल वर्ड यू कैन मीन्स लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ लाइक ए क्रैक्ड मोमेंट। मतलब स्ट्रक्चर में हम लोग क्रैकिंग अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर मेरी सेफ रहेगी ना, स्टेबिलिटी में, सर्विसबिलिटी में, ओके। तो F11 0.35 एंड F22 is also 0.35 and F12 is also 0.35, ओके। तो ये क्या हो गई, तो ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ओके। स्ट्रेंथ क्रैक में मेम्ब्रेन है। सेकंड M11 इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 0.1 लेके चलते हैं। M22 इसकी वैल्यू 0.1 सॉरी, एंड M12 इसकी वैल्यू भी 0.1 लेकर हम लोग चलते हैं, ओके। तो इसकी ये क्या है, तो ये एक बेंडिंग मोमेंट जो हमें शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया B, समझ जाना, बेंडिंग मोमेंट। एंड यहाँ पे शेयर की जो वैल्यू लोगे आप V13 तो इसकी वैल्यू भी 0.1 एंड V23 इसकी वैल्यू भी 0.1 है। तो ये आपकी हो गई शेयर, ओके। तो जब आप SMF प्रोवाइड करोगे तो उसमें आपको सर्विस क्रैक्ड एंड स्ट्रेंथ क्रैक्ड की वैल्यू ये लेकर चलनी है। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे DM करना, ठीक है। मैं आज फिर उसे अच्छे से समझा दूंगा किसी तरह का, विदाउट एनी हेजिटेशंस। आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मुझे, मैं वीडियो किस लिए डाल रहा हूँ यार, मैं वीडियो डालने का मेरा मकसद ही है कि आपको भी समझ में आए, ठीक है ना। व्हाट इज़ द यूज़ टू प्रोवाइड द वीडियो, व्हाट इज़ द यूज़ टू प्रोवाइड द लेक्चर्स। मेन मोटिव ये है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन बांटने से बढ़ती है।
तो थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ कहाँ पर है, तो डायरेक्टली आप मुझे डीएम करना, आई विल रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो मच।